Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Synth textbook board, first year English, reading text once more to the lake, a piece of composition by E.B. White. E.B. White is the writer of this particular event, जो कि उसने लिखा है यहाँ पर कि one summer along about 1904, my father rented a camp on a lake in Maine and took us all there for the month of August. कि एक समर में, एक गर्मियों की छुट्टियों में जो है माई फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक, मेन के अंदर एक लेक है, तो उस लेक का जो है उसने वहाँ पर एक कैंप उन्होंने जो है वो किराए पर लिया एंड टुक अस ऑल देयर 1904 में. Okay, so except some minor inconveniences, the vacation was a success, and from then on, none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine. तो except some minor inconveniences कि कुछ छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस या मुश्किलात के सिवा द वेकेशन वाज अ सक्सेस, ये वेकेशन जो थी एक बहुत ही कामयाब यानी कि हमारे लिए एक दौरा रहा और हमने बहुत एंजॉय किया इसको. एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस वक्त से लेकर नन ऑफ अस एवर थॉट, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा, none of us ever thought, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा there was any place in the world like that lake, कि कोई और जगह दुनिया में उस लेक जैसी हो सकती है जो कि मेन में थी. We returned summer after summer, और हम हर समर को वहाँ पर वापस जाया करते थे, यानी कि उस लेक को एंजॉय करने जाते थे. always on August 1st for 1 month, हमेशा अगस्त की पहली तारीख को तकरीबन एक महीने के लिए. A few weeks ago, this feeling got so strong, I bought myself a couple of fish hooks and a spinner and returned to the lake where we used to go for a week fishing and to revisit old place. So a few weeks ago, कि कुछ हफ्ते पहले, this feeling got so strong, कि ये याद जो है उस लेक की, वो इमोशन या वो जज्बा जो था वो इतना जो है वो स्ट्रांग हो गया कि मैंने जो है खुद ही जो है एक कुछ कपल ऑफ फिश हुक्स खरीदी, स्पिनर खरीदा जिससे कि वो जो एक रॉड होती है जिसके ज़रिए से मछलियों को पकड़ा जाता है, एंड रिटर्न टू द लेक, और वापस लेक पर चला गया वेयर वी यूज्ड टू गो, जहाँ पर हम कभी जाया करते थे, फॉर अ वीक्स फिशिंग एंड टू रिविजिट ओल्ड प्लेस, कि चलो एक हफ्ता वहाँ पर फिशिंग करेंगे और उस पुरानी जगह को देखेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे. I took along my son who had never had any fresh water up his nose and who had seen lily pads only from train windows. I took along my son, कि मैं अपने बेटे को भी अपने साथ ले गया, who had never had any fresh water up his nose, जिसने कभी भी जो है यानी कि वो कभी भी किसी फ्रेश वाटर के अंदर नहीं उतरा था, यानी कि अप हिज नोज का मतलब क्या है कि अपनी नाक तक जो है उसने कभी भी कोई फ्रेश वाटर यानी कि महसूस नहीं किया था, ना वो कभी किसी झील के अंदर उतरा था, ना वो कभी किसी दरिया में नहाने के लिए उतरा था. तो ये जो एक एहसास है नेचर के करीब होने का, फितरत के करीब होने का, उसका तजर्बा उसको नहीं था. और अगर लिली के फूल भी उसने देखे थे या लिली के जो पत्ते भी उसने अगर देखे थे तो वो भी उसने जो है ट्रेन की विंडोज से देखे थे, कभी करीब जाकर उनको उसने नहीं देखा था. So I took along my son who had never had any fresh water up his nose and who had seen lily pads only from train windows. On the journey over to the lake, I began to wonder what it would be like. तो इस सफ़र के दौरान जो है I began to wonder, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया हैरत से, what it would be like, कि अब जो है वो जगह कैसी हो गई होगी, अब क्या हाल होगा उसका. Over to the lake means लेक की तरफ जाते हुए. On my journey I started thinking, I wondered how time would have marred this unique and beautiful spot. कि मैं सोच रहा था कि कैसे वक्त ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया होगा. मार का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, तो कैसे जो है वक्त ने जो है इस जगह को भी खराब कर दिया होगा. दिस यूनिक एंड ब्यूटीफुल स्पॉट, कि ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल स्पॉट. द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, और यहाँ पर और कौन कौन सी चीजें देखने वाली थी. शेल्टर्ड बे थी, बे कहते हैं पानी का वो हिस्सा जो कि दो खुश्की के हिस्सों के बीच में जो है आ गया होता है, तो वो शेल्टर्ड बे. और यहाँ पर जो है आपको मालूम है कि जहाज वगैरह भी बाज़ औक़ात आकर करीब रुकते हैं या कश्तियां भी यहाँ पर रुकती हैं. द शेल्टर्ड, और शेल्टर्ड क्यों है, क्योंकि वो कवर्ड है, ठीक है. द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, द हिल्स दैट सन सेट बिहाइंड, और वो पहाड़ जिनके पीछे सूरज डूबता है. द कैंप्स एंड द पाथ्स बिहाइंड द कैंप्स, और वो कैंप्स और उनके पीछे जो रास्ते बने हुए थे जो कि झील की तरफ जाते थे.
तो आई वॉज वंडरिंग हाउ द टाइम वुड हैव मार्ड ऑल दिस यूनिक एंड ब्यूटीफुल स्पॉट, कि वक्त ने जो है इसको मार कर दिया होगा, यानी कि अब वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हों. आई वॉज श्योर दैट द tarred road would have found it out and I wondered in what other ways it would be desolated. और मुझे यकीन था कि tarred road का मतलब क्या होता है, वो डामर का बना हुआ जो रोड होता है, कोलतार का बना हुआ रोड. तो मुझे यकीन था कि वो रोड जो है वो यहां तक पहुंच गया होगा. इट वुड हैव फाउंड इट आउट मींस वो यहां तक पहुंच गया होगा. एंड आई वंडर्ड इन व्हाट अदर वेज इट वुड बी डिसोलेटेड. डिसोलेट का मतलब भी होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना. तो कैसे उसने इसको जो है खराब कर दिया होगा. तो नेचुरली जहां कहीं भी रोड पहुंचते हैं वहां पर जो है फिर शहर आबाद होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर जो है लाइफस्टाइल लोगों का तब्दील होना शुरू होता है. सो आई वाज श्योर दैट द रोड वुड हैव फाउंड इट आउट, कि रोड यहां तक पहुंच गया होगा और शहरों की जिंदगी वाली बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो शायद यहां पर अब पैदा हो चुकी होंगी, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है. यानी कि नेचर की चीजों को वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि खुदा ने उनको बनाया है. It is strange how much you can remember about places like that once you allow your mind to return into the grooves which lead back into the grooves से यहाँ पर मुराद है आदत. तो जब आपका जहन, जिसकी की आदत है कि वो पास्ट में जाता है, जब आपका जहन जो है उस पास्ट में जाने वाली आदत में जाता है तो फिर इट इज़ वेरी स्ट्रेंज. तो ये बड़ी अजीब बात है. हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक दैट, कि कितना तो आपको उन प्लेसेस के बारे में मुख्तलिफ चीजें याद आती हैं. वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इन टू द ग्रूव्स, जब आप अपने जहन को जो है उस आदत में जाने देते हैं, विच लीड बैक, जो कि माजी की तरफ जाती है. तो माजी के बारे में सोचना इंसानों की अक्सर आदत होती है. You remember one thing and that suddenly reminds you of another thing, कि आप एक चीज के बारे में सोचते हैं और वो चीज suddenly means अचानक आपको दूसरी चीज याद दिला देती है. और यही जो है इंसानी जहन की एक खासियत है कि एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज जहन में आती ही चली जाती है. आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स, और कहता है कि मुझे याद आ रहा था ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स, कि वो सुबह, वो क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स. क्लियरेस्ट का मतलब बहुत ही तरोताज़ा और साफ शफाफ मॉर्निंग्स, सुबह के वक्त. When the lake was cool and motionless, जबकि वो लेक जो थी बहुत ही कूल और मोशनलेस हुआ करती थी, बिल्कुल उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती थी. एक सकूत, एक खामोशी, एक सुकून जो था पूरे माहौल के ऊपर छाया हुआ होता था. और उस जगह की ठंडक और उस जगह की खामोशी जो है वो हमारे जहन पर, हमारे आसाब पर, हमारी सोचों पर बहुत अच्छा असर डालती थी. रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ द लंबर इट वाज मेड ऑफ, और मुझे याद आता था कि वो जो लंबर यानी कि वो जो लकड़ी जिससे कि वो बेडरूम्स बने होते थे, उनकी महक जो थी उनके अंदर आती थी. ऑफ एंड ऑफ द वाटर वुड्स whose scent entered through the screen, और वो जो दरख्त वगैरह जो कि झील के पानी से भीगे हुए होते थे, तो उनकी सेंट भी जो थी, यानी कि उनकी भीगी भीगी जो खुशबू होती थी वो भी स्क्रीन का मतलब है कि खिड़की के पर्दों से या खिड़कियों से जो है वो अंदर दाखिल होती थी और हमें वो महसूस होती थी और हम बहुत उसको एंजॉय करते थे. द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स, और वो जो पार्टीशंस होते थे कैंप के अंदर वो बहुत ही थिन होते थे और वो ज्यादा ऊंचे बने हुए नहीं होते थे. यानी कि जो कैंप्स होते थे उसके अंदर पार्टीशंस बने होते थे, हर आदमी के सोने की जगह उसके अंदर अलग होती थी. एंड एज आई वाज ऑलवेज द फर्स्ट अप, और क्योंकि मैं सबसे पहले बेदार हो जाया करता था, यानी कि आई वाज ऑलवेज द फर्स्ट अप, आई वुड ड्रेस सॉफ्टली सो दैट नॉट टू वेक द अदर्स. तो मैं बहुत ही आराम से सुबह सुबह उठकर यानी कि अपना लिबास पहना करता था सुबह का और बाहर चला जाया करता था ताकि मैं किसी को जगाऊं ना. सो एज नॉट टू वेक दी अदर्स, ताकि दूसरे जो हैं वो मेरे शोर से जाग ना जाएं. एंड स्नीक आउट इनटू द स्वीट आउटडोर्स, और मैं चोरी छुपे, स्नीक आउट का मतलब होता है चुपके से कहीं चले जाना, तो मैं चुपके से सुबह सुबह जो था उन स्वीट आउटडोर्स में, यानी कि वो प्यारी सी जो झील जो थी वो उसमें वहां पर पहुंच जाया करता था. एंड स्टार्ट आउट इन द कनू, और उस कनू के अंदर, यानी कि वो जो छोटी कश्ती होती थी जो कि एक या दो आदमियों के लिए बनी होती थी, तो उसके अंदर मैं बैठता था और उसको चलाना शुरू कर देता था. कीपिंग क्लोज अलोंग द शोर, और मैं अपने आप को जो था यानी कि कम गहरे पानी के करीब करीब रखता था, यानी कि किनारे के करीब करीब रखता था. शोर वो हिस्सा होता है पानी का दरिया में या झील में जो कि खुश्की के करीब होता है, जहां पर पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं होता है. तो वो पॉइंट जहां पर के खुश्की और
पानी का हिस्सा मिल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड शोर। तो मैं उस शोर के करीब करीब रहता था, इन द लॉन्ग शेडोज ऑफ द पाइन्स, और वहां पर बड़े बड़े पाइन के दरख्त होते थे जिनके साए जो थे वो मेरे इर्द गिर्द पड़ रहे होते थे। सो द लॉन्ग शेडोज ऑफ द पाइन यूज्ड टू फॉल अराउंड मी। तो सुबह ही सुबह मैं उठकर चला जाया करता था और कोशिश होती थी कि किसी को जगाऊं नहीं, और इसलिए भी नहीं जगाना चाहता था कि मैं अकेला वहां पर जाना चाहता था। उस मंजर को, उस खूबसूरती को, उस सुकून को, उस खुशी को मैं अकेला ही वहां जाकर जो है महसूस करना चाहता था। द लेक हैड नेवर बीन व्हाट यू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक। तो कहता है कि ये लेक जो थी एक वाइल्ड लेक नहीं थी। इट हैड नेवर बीन अ वाइल्ड लेक। ओके, कि एक वाइल्ड लेक नहीं थी, बहुत ही पुरसकून लेक थी हमेशा से। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर्स, और वो जो किनारे थे लेक के उनके इर्द गिर्द कॉटेजेस थी। एंड इट वाज इन फार्मिंग ऑल्दो द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैवीली वुडेड। अगरचे जो शोर्स जो थे उनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे पाइन के, जैसा कि उसने पहले बताया, लेकिन फिर भी वहां पर जो थी थोड़ी बहुत फार्मिंग जो थे वहां के लोग करते थे, कुछ छोटी मोटी फसलें या सब्जियां वगैरह वो उगाते थे। सम ऑफ द कॉटेजेस वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स, और कुछ कॉटेजेस जो थी वो फार्मर्स की अपनी मिल्कियत होती थी। एंड यू वुड लिव at the shore and eat your meals at the farmhouse. That is what your family did. और जब आप जाते थे वहाँ पर तो आप इन फार्म हाउसेस में रहते थे और वहाँ पर आप खाना खाते थे और फितरत के इन खूबसूरत मनाजिर को आप इंजॉय करते थे। दैट इज़ व्हाट आवर फैमिली डिड, और यही कुछ हमारी फैमिली वहाँ पर किया करती थी। आई वॉज राइट अबाउट द टार। तो कहता है कि जहां तक मेरा टार का यानी कि रोड का जो मेरे जहन में आ रहा था, टार आपको मालूम है कि टार से ही रोड बनते हैं, वो जो ब्लैक कलर का कोल तार होता है जो कि रोड्स के ऊपर बिछाया जाता है। तो कहता है कि आई वॉज राइट अबाउट द टार, कि मैं रोड के बारे में मेरी जो थी पेशन गोई या अंदाजा जो था वो ठीक था। इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, वो तकरीबन शोर तक जो है आधे मील तक जो है वो पहुंच गया था, यानी कि रोड वहां तक पहुंच गया था। तो यकीनन अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी कुछ तब्दीलियां जो है इस इलाके के अंदर आ गई होंगी। When I got back there with my boy and we settled into a camp near a farmhouse and into the kind of summertime I had known, I could tell that it was going to be pretty much the same as it had been before. तो when I got back there, I realized that it is going to be the same, कि अब मुझे लगा कि नहीं, जैसे मेरा पहले वक्त यहाँ पर गुजरा करता था, इट इज गोइंग टू बी प्रिटी मच द सेम, अब भी वैसे ही वक्त गुजरा करेगा एज इट हैड बीन बिफोर, जैसा कि पहले गुजरता था जब मैं अपने बेटे के साथ वहां पर पहुंचा और हम उस कैंप के अंदर सेटल्ड हो गए। वी सेटल्ड इनटू दैट कैंप नियर अ फार्म हाउस एंड इनटू द काइंड ऑफ समर टाइम, और ये समर का ही वक्त था जब हम वहां पर गए थे। आई बिगेन टू सस्टेन द इल्यूजन, अब मेरे अंदर जो है एक इल्यूजन पैदा होना शुरू हो गई, एक यानी कि एक ख्याल मेरे अंदर पैदा होना शुरू हो गया। इल्यूजन कहते हैं कोई ऐसा फरेब जहन का या कोई ऐसा ख्याल जो कि हकीकत में ना हो लेकिन आपको लग रहा हो कि वो है, ठीक है। तो जो चीज आपको लगती हो कि वो है लेकिन हकीकत में वो ना हो तो उसको आप इल्यूजन कह सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड जो मैंने यहां पर लिखा है वो है मिराज। तो यहां पर जो है आई बिगेन टू सस्टेन द इल्यूजन, मुझे ये इल्यूजन होना शुरू होगी दैट ही वाज आई, कि मेरा बेटा जो है वो मैं हूं, यानी कि मुझे अब अपना बचपन याद आना शुरू हो गया और मुझे लगा कि मेरा बेटा जो है वो मेरी जगह पर है। एंड देयरफॉर बाय सिंपलर ट्रांसपोजिशन दैट आई वाज माय फादर, और उसी तरीके से ये जो ट्रांसपोजिशन हुई है यानी कि टाइम जो है ट्रांसपोर्ट हो गया है, तो मैं जो हूं अपने बाप की जगह पर आ गया हूं और मेरा बेटा जो है अब वो मेरी जगह पर आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि माय सन वाज आई एंड आई वाज माय फादर। तो ये एक इल्यूजन जो थी मैंने सस्टेन करना शुरू कर दी। दिस सेंसेशन परसिस्टेड, और ये इल्यूजन या ये सेंसेशन, ये एहसास या जज्बा जो है, सेंसेशन का मतलब, ये कायम रहा। केप्ट क्रॉपिंग अप ऑल द टाइम, और बार बार जो है ये मेरे जहन पर, मेरे ख्यालों पर जो है वो आता रहा। क्रॉप अप का मतलब होता है पैदा होना या बार बार सामने आना। ऑल द टाइम वी वर देयर, जब तक हम वहां पर रहे। इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग, कहता है ये कोई नई फीलिंग नहीं थी, मुझे अक्सर जो है ये एहसास होता रहता था कि वक्त जो है वो सिर्फ इतना ही तब्दील हुआ है कि मैंने जो है अपने बाप की जगह ले ली है और मेरी जगह जो है मेरे बेटे ने ले ली है, तो यूं ही तो वक्त तब्दील हुआ है। बट इन दिस सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रॉन्गर, लेकिन अब यहां पर इस झील पर जब मैं आया तो इट ग्रू मच स्ट्रॉन्गर, ये जज्बा जो है और ज्यादा पावरफुल हो गया और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो यादें मुझे पुरानी याद आ रही थी
कि कैसे मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं यहाँ पर इस प्लेस को एंजॉय करते थे और हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी यहाँ पर। आई सीम टू बी लिविंग अ ड्यूअल एग्जिस्टेंस, और मुझे लग रहा था कि मैं एक दोहरी जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी भी और अपने बेटे की भी। I would be in the middle of some simple act. I would be picking up a bait box or laying down a table fork, or would be saying something, and suddenly it would be not I but my father who was saying the words or making the gesture. It gave me a creepy sensation. It gave me a creepy sensation कि ये जज्बा जो मेरे अंदर अब पैदा हो चुका था ड्यूअल एग्जिस्टेंस का, ये इल्यूजन, ये सेंसेशन जो कि मेरे अंदर थी, इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन। इससे मेरे अंदर एक बहुत ही अजीबो किस्म गरीब किस्म का जो है एहसास पैदा हो रहा था। क्रीपी सेंसेशन का मतलब होता है स्ट्रेंज फीलिंग्स, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि मैं करता था वो मेरा बेटा कर रहा था, कि पिकिंग अप द बेट बॉक्स, वो बेट बॉक्स या बेट केन जिसके अंदर वो बेट्स लेकर आए थे, वो जो वॉर्म्स लेकर आए थे ताकि उनको जो है वो रॉड के आगे लगाकर जो है मछलियों को पकड़ें, और या फिर जो है खाना खाने के दौरान जो है मैं टेबल फोर्क कैसे मैं टेबल पर रखता था, तो वही काम मेरा बेटा भी कर रहा था। एंड आई वुड बी सेइंग समथिंग, और मैं अपने बेटे को कुछ कहता था तो मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरे अब्बू जो है वो मुझे कह रहे हैं। एंड सडनली आई वुड बी नॉट आई बट माई फादर, और ऐसा लगता था कि मैं नहीं हूं बल्कि मैं अपने अब्बू की जगह पर आ गया। Who was saying the words or making gestures, it gave me a creepy sensation. और ये एक बड़ा अजीबोगरीब एहसास था। We went fishing the first morning. पहली सुबह जो है हम फिशिंग करने के लिए गए। I felt the same damp moss covering the worms in the bait cane. कहता है जैसे मैं बचपन में जो है वो मॉस या काई जो थी वो देखा करता था वॉर्म्स के ऊपर, वो जो वॉर्म्स वो लेकर गए थे मछलियां पकड़ने के लिए। बेट कैन माना वो बॉक्स, बेट का वो चारे का बॉक्स, मछलियों के चारे का, जो कि वो अपने साथ लेकर गए थे। तो कहता है कि वो मॉस जो थी उनके ऊपर मुझे दोबारा नजर आई। एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई अलाइट ऑन द टिप ऑफ माई रॉड। और शायद पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा कि जब वो अपनी वो जो स्टिक जो है, रॉड स्टिक, वो जो फिशिंग के लिए वो लेकर गए थे, उसने वो फेंकी होगी, तो उस वक्त भी ड्रैगन फ्लाई जो है वहां पर आकर बैठी होगी उसकी टिप के ऊपर। तो वैसे ही इस दफा भी जो है ड्रैगन फ्लाई अलाइट का मतलब आकर उतरी ऑन द टिप ऑफ माई रॉड एज इट होवर्ड अ फ्यू इंचेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। जब वो होवर माने मंडलाना, जब वो मंडला रही थी पानी के ऊपर कुछ इंचेस तक ऊपर, ठीक है, फिर वो आकर जो है मेरी रॉड के ऊपर बैठ गई। It was the arrival of this fly that convinced me beyond any doubt that everything was as it always had been. तो कहता है कि ये ड्रैगन फ्लाई का आकर बैठना जो था, इसने तो मुझे जो है एक दफ़ा फिर कन्विंस कर दिया कि कुछ भी तो तब्दील नहीं हुआ है और हर चीज़ वैसी ही है जैसी कि मेरे बचपन में हुआ करती थी। दैट द ईयर्स वर अ मिराज, और ये कि सालों का गुजरना जो है वो महज नज़रों का धोखा होता है। इंसान जो होता है वो महज एक धोखे में होता है कि वक्त गुजर रहा है। एंड देयर हैड बीन नो ईयर्स, और ऐसा लगता था कि साल तो गुजरे ही नहीं है, बल्कि मैं अपनी अब्बू की जगह पर हूँ और मेरा बेटा जो है वो मेरी जगह पर है। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, और वो वेव्स भी जो थी वो वैसे ही बिहेव कर रही थी। चकिंग द रो बोट अंडर दी चिन, और वो हमारी जो बोट थी, रो बोट माने ऐसी बोट जो कि पैडल्स के जरिए से मूव होती है, यानी कि चप्पुओं के जरिए से। तो कहता है कि उनको वो आहिस्ता आहिस्ता थपेड़े लगा रही थी। चक का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता थपथपाना। सो दे वर द स्मॉल वेव्स वर चकिंग द रो बोट अंडर द चिन। चिन कहते हैं वो जो कश्ती का नीचे वाला हिस्सा होता है। एज वी फिश्ड एट एंकर, जब हमने एंकर यानी कि लंगर डालकर हम फिशिंग कर रहे थे। एंकर कहते हैं लंगर को, जो कि आप कहीं पर फेंकते हैं ताकि आपकी बोट या आपका जहाज जो है वो मूव ना करे और एक जगह पर ठहरा रहे। एंड द बोट वॉज द सेम बोट, और वो बोट भी जो थी वो वैसी ही मुझे लग रही थी जैसी कि मेरे बचपन में मैं अपने वालिद साहब के साथ कभी देखा करता था। द सेम कलर ग्रीन एंड द रिब्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस, कि वही रेड कलर था, वही जो था यानी कि उस कश्ती की भी जो थी रिब्स जो थी, यानी कि उसकी जो वुड्स जो थी वो कहीं कहीं से थोड़ी टूटी हुई थी। एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड्स, और वो जो कश्ती का फर्श था वहां पर द सेम फ्रेश वाटर, वहां पर भी थोड़ा बहुत पानी भी वहां पर पड़ा हुआ था। फ्रेश वाटर लीविंग्स, यानी कि पानी के निशानात या पानी जो था वहां पर मौजूद था। एंड डेब्रीज, और वहां पर जो थे कुछ टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े या ईंटें वगैरह भी वहां पर पड़ी हुई थी। ठीक है, तो कहता है कि वी कॉट टू फिश,
हमने वहां पर 2 मछलियां पकड़ी। When we got back for a swim before lunch, the lake was exactly where we had left it. तो बार बार जो है वो इस चीज की तरफ आपका इशारा दिलाता है कि इट वॉज अ वेरी पीसफुल एंड अनमूविंग सॉर्ट ऑफ लेक। और मछलियां पकड़ने के बाद जब हम दोपहर को जो है लंच से पहले यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए आए तो लेक वैसी ही हालत में थी, कोई खास मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक, के वो डॉक से यानी कि वो पॉइंट जहां पर कश्तियां वगैरह जो है बांधी जाती हैं वहां से उतनी ही दूर थी वो लेक। एंड देयर वाज ओनली द मास्टर and there was only the merest suggestion of a breeze. Suggestion of a breeze का मतलब क्या है कि बस हल्की हल्की हवा चल रही थी। This seemed an utterly enchanted sea. और मुझे तो लगता था कि ये बहुत ही एक आसेब ज़दा किस्म का जो है इलाका है, इतना सुकून और इतनी खामोशी और इतनी यानी कि कोई हलचल नहीं है और हर चीज़ जो है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। तो दिस सीम टू बी एन अटरली एन्चेंटेड, एन्चेंटेड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर कोई जादू वगैरह कर दिया गया हो। सो दिस लेक यू कुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड कम बैक टू एंड फाइंड दैट इट हैड नॉट स्टिर्ड। तो दिस लेक, इस लेक को जो है यू कैन लीव टू इट्स ओन डिवाइसेस, आप इसको अपनी हाल पर जो है छोड़ सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि इट हैज नॉट स्ट्रेड, कि इसने जरा सी भी मूवमेंट नहीं की है, ये जरा सी भी अपनी जगह से नहीं हिली है। टू लीव टू इट्स ओन डिवाइस का मतलब होता है किसी चीज को उसके अपने हाल पर छोड़ देना। तो कहता है कि यू कैन लीव दिस लेक टू इट्स ओन डिवाइस फॉर अ फ्यू आवर्स, और जब आप वापस आएंगे एंड कम बैक टू एंड फाइंड दैट इट हैज नॉट स्टिर्ड दिस कांस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर। कहता है कि ये बहुत ही एक कांस्टेंट, एक जैसी रहने वाली और ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर थी। अ शोल ऑफ फ्रेश, अच्छा यहां पर ये जो है स्कूल लिखा हुआ है लेकिन एक जो और ये लफ्ज जो है यूज हुआ है मछलियों के जो है ग्रुप के लिए। तो एक मछलियों का गौल जो था उसके लिए एक वर्ड शोल भी यूज होता है। तो अ शोल ऑफ फ्रेश स्वैम बाय, वो हमारे करीब से जो है वो गुजरा। ईच फिश विद इट्स स्मॉल इंडिविजुअल शेडो डबलिंग द अटेंडेंस, और हर फिश जो थी उसके पीछे उसका साया भी जा रहा था, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि एक नहीं बल्कि 2-2 फिश जो हैं वहां पर स्विम कर रही हैं। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, और सूरज की रोशनी में तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर और बहुत ही ज्यादा वाज़े नजर आ रही थी। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन द स्विमिंग, कुछ और कैंपर्स भी जो थे वहां पर आए हुए थे अलोंग द शोर, वहां पर मौजूद थे। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, और उनमें से एक जो था उसके पास 2 साबुन की एक टिकिया भी थी। केक ऑफ सोप का मतलब है साबुन वगैरह भी उसके पास था। एंड द वाटर फेल्ट थिन एंड क्लियर, और पानी जो था वो बहुत ही ज्यादा थिन यानी कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा साफ सुथरा और उजला नजर आ रहा था। एंड इनसब्सटेंशियल, और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा लाइट है और इनसब्सटेंशियल है, इसका अपना कोई सब्सटेंस है ही नहीं। देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी, और ये एक ऐसा मंजर था कि हर तरफ सुकून था, पीस था, गुडनेस था, अच्छाई थी और जॉलिटी थी और खुशी थी। जॉलिटी का मतलब खुशी। The only thing that was wrong now really was the sound of the place and unfamiliar nervous sound of the outboard motors. सिर्फ एक चीज थोड़ी सी खराब थी वहां पे, और वो कौन सी थी जनाब? द नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स, कि अब जो थी कुछ कश्तियां ऐसी भी वहां पर आ गई थी जिनमें जो मोटर्स जो थी वो उनके बाहर लगी हुई थी। तो वो बाहर की तरफ लगी हुई थी, तो इस वजह से उनके चलने से उनकी आवाज बहुत ज्यादा पैदा होती थी। तो वो साउंड जो था वो कानों को कोई इतना अच्छा नहीं लगता था। दिस वॉज नोट दैट जार्ड, जार का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपके कानों को बहुत बुरी लगती है। तो कहता है कि ये एक ऐसा सुर था या आवाज थी जो कि हमारे कानों को थोड़ी बुरी लग रही थी। द वन थिंग दैट वुड समटाइम्स ब्रेक द इल्यूजन, और यही वो चीज थी जो कि मेरी उस इल्यूजन को कभी कभी ब्रेक करती थी, उस एहसास को कि वक्त तो अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, सिर्फ किरदार तब्दील हो गए, लेकिन क्या है कि ये इल्यूजन जो थी ये इस किस्म की बोर्ड जो थी वो तब्दील करती थी। एंड सेट द ईयर्स मूविंग, और मुझे लगता था कि नहीं यार वक्त काफी तब्दील हो चुका है और कुछ नई चीजें भी जो है यहां पर आ गई हैं। इन दोज अदर समर टाइम्स ऑल मोटर्स वर इन बोर्ड, और कहता है कि वो जो पुराने समर टाइम्स होते थे उनमें जितनी भी बोट्स होती थी वो इन बोर्ड मोटर्स उनमें लगी हुई होती थी, और लिहाजा इन बोर्ड होती थी यानी कि कश्ती के अंदर या नीचे की तरफ कहीं जो है वो होती थी, तो उनका ज्यादा आवाज नहीं आता था। एंड व्हेन दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस द नॉइज दे मेड वाज अ सेडेटिव एंड इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, और जब वो थोड़ा फासले पर चल रही होती थी तो उनके
उनसे जो शोर पैदा होता था तो वो खुद बजाते खुद बहुत ही सिडेटिव होता था, यानी कि उस जगह के साथ वो हम आहंग होता था। पुराने दौर की कश्तियों का शोर जो होता था, सिडेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपको नींद ले आए, आपको नींद में मुब्तला कर दे। तो इट वॉज अ वेरी सिडेटिव सॉर्ट ऑफ साउंड एंड इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, जो कि समर की नींद का एक खास इंग्रेडिएंट होता है, एक खास यानी कि कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से दोपहर को नींद आती है। दे वर 1 सिलेंडर एंड 2 सिलेंडर इंजन्स, कि वो जो बोट्स होती थी वो 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर होती थी, बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक। लेकिन उनके चलने से जो साउंड पैदा होता था, इट यूज्ड टू बी अ स्लीपी साउंड, यानी कि वो सिडेटिव किस्म का साउंड होता था, स्लीपी साउंड होता था अक्रॉस द लेक। द वन लंगर्स throbbed and fluttered and the twin cylinders once purred and that was a quiet sound too। तो कहता है वन लंगर का मतलब होता है एक सिलेंडर वाला इंजन या फिर 2 सिलेंडर वाले इंजन जो होते थे वो थ्रॉप करते थे, फ्लटर करते थे, पर 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 करके वो चलते थे। एंड देयर वाज अ क्वाइट साउंड, लेकिन उनका आवाज जो होती थी वो बहुत ही ज्यादा क्वाइट होती थी, ज्यादा जो थी वो कानों को बुरी नहीं लगती थी। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स, लेकिन अब ज्यादातर जो कैंपर्स जो थे उनके पास आउटबोर्ड्स थी, यानी कि ऐसी कश्तियां थी जिनके इंजन जो थे वो बाहर की तरफ लगे हुए थे। एंड इन द डे टाइम इन द हॉट मॉर्निंग्स दीज मोटर्स मेड अ पैटुलेंट इरिटेबल साउंड। तो लिहाजा दिन के वक्त जो था इनका साउंड जो होता था बहुत ही ज्यादा पैटुलेंट होता था। पैटुलेंट का मतलब जो होता है जो चीज आपको अच्छी ना लगे, जिसको सुनकर आपको झुंझुलाहट महसूस हो, आप चिढ़ जाएं, तो वो सल्की या बैड टेम्पर्ड आपको कर दे तो वो पैटुलेंट कहलाती है। तो इरिटेट करने वाला साउंड था। इरिटेबल का मतलब इरिटेटिंग साउंड जो था वो था उन कश्तियों का। एट नाइट द स्टिल इवनिंग व्हेन द आफ्टरग्लो लिट द वाटर दे वाइंड अबाउट वंस ईयर लाइक मॉस्किटोज। और रात के वक्त अगर लोग जो हैं वहां पर उन बोट्स को जो कि आउटबोर्ड मोटर्स जिनमें लगी हुई होती थी वो चलाते थे, तो उनकी आवाज जो थी दूर से ऐसे आपके कानों में आती थी जैसे कि आपके कानों में मच्छर जो हैं वो भिनभिना रहे हों। आफ्टर ग्लो का मतलब होता है वो वक्त जबकि सूरज डूब जाता है। वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप, लेकिन कहता है कि इसके बावजूद जो है हमने बड़ा अच्छा एक हफ्ता गुजारा वहां पर। द सन शोन एंडलेसली, पूरे हफ्ते सूरज जो है वो जबरदस्त तरीके से हम पर चमकता रहा, और यानी कि बिल्कुल भी एक दिन भी जो है सूरज की चमक जो है वो खत्म ना हुई। डे आफ्टर डे वी वुड बी टायर्ड at night and lie down in the accumulated heat of the little bedrooms। तो कहता है कि रात को हम थक जाते थे तो हम जो थे उन बेडरूम्स में चले जाया करते थे जो कि हल्के फुल्के वार्म हो जाते थे सारा दिन की सूरज की गर्मी से। आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे एंड द ब्रीज वुड स्टिर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली आउटसाइड, और बाहर जो थी वो ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी। इम्परसेप्टिबली, इम्परसेप्टिबली का मतलब होता है जिसके चलने का आपको एहसास ना हो। हर वो चीज जो कि इम्परसेप्टिबल होती है वो ऐसी होती है कि वो आपको एहसास नहीं होने देती कि वो चीज हो रही है। तो यू नो द ब्रीज वाज ब्लोइंग आउटसाइड इम्परसेप्टिबली एंड द स्मेल ऑफ द स्वैम्प ड्रिफ्ट इन थ्रू द रस्टी स्क्रीन्स। और कहता है वो जो रस्टी स्क्रीन्स थी उनसे जो थी वो स्मेल जो होती थी स्वैम्प की, यानी कि वो जो पौधे वगैरह जो कि झील के पानी में भीगे हुए होते थे तो उनकी खास स्मेल जो थी वो स्क्रीन से हमारे रूम्स के अंदर आती थी, और वी यूज्ड टू फील वेरी ग्लैड एट दैट। स्लीप वुड कम easily and in the morning, और नींद बहुत ही आसानी से यहां पर आती थी। एंड इन द मॉर्निंग द रेड स्क्विरल वुड बी ऑन द रूफ, और सुबह सुबह जब हम उठते थे तो जैसे मेरे बचपन में कहता है कि वो स्क्विरल्स जो थी वो हमारे कैंप्स की छतों पर आ जाती थी और वो अपना खाना वहां पर तलाश करती थी, तो उनके चलने से टैपिंग की आवाज पैदा होती थी, टप 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 की। तो कहता है कि टैपिंग आउट हिज हैप्पी रूटीन, और वैसे ही वो अब भी जो है अपनी रूटीन के तौर पर यहां पर आ जाती थी। आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग्स, और मैं उन सारी चीज़ों को याद करता रहता था अपने बचपन की जबकि मैं अपने बेड पर होता था। सो दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ एंजॉइंग लाइफ स्टूडेंट्स, कि आप यकीनन उन जगहों पर जाया करें जहाँ पर आपने अपना वक्त गुजारा है, जहाँ पर आपका बचपन गुजरा है। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको यकीनन जो है वो बहुत सारी खुशियाँ, वो बहुत सारे अच्छे लम्हात जो कि आपने वहाँ पर गुजारे हैं वो आपको याद आएंगे, और वो आपकी सोच, आपकी रूह के ऊपर बहुत अच्छा असर भी डालेंगे। और साथ ही साथ खुदा का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सारी खुशियाँ दी और कितनी सारी नेमतें भी दी हैं। तो जितना ज़्यादा आप खुदा की नेमतों का जो है शुक्र अदा करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके अंदर खुशी का, सुकून का एहसास जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो
ये एक तरीक़ेकार है कि आप लोग भी जो है अपने पास्ट के बारे में, अपने माजी के बारे में, अपने तजर्बात के बारे में लिखा करें, जैसे कि ई.बी. वाइट ने लिखा, और इस लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। ये आप याद रखिए, जितना ज़्यादा आप इनको लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। लिहाजा आप लोग भी जो है, आपके जो तजर्बात हैं, अगर आप कभी अपने अजीज़ों के पास गए थे, रिश्तेदारों के पास गए थे, तो वहाँ पर आप कौन कौन से एहसासात से गुज़रे, कौन कौन से तजर्बात से गुज़रे, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, तो उनके बारे में लिखें। एंड इट विल बी अ वंडरफुल थिंग फॉर यू। और आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे इंप्रूव होगी, राइटिंग की भी और स्पीकिंग की भी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।